हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4 फॉर योर मेंस एग्जाम्स। एंड अगर आपने प्रीवियस मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, वहाँ पे आपको सारे ही मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। सो यहाँ पे जाके आप जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड ज़रूर से मॉक टेस्ट का जो इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर आया होगा आउट ऑफ 50, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है वो जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम दी 24th इन इंडिया टू अचीव दी 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जो 24वां स्टेट बना है जिसने अचीव किया है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब जहाँ पे जो रेलवेज हैं, जो ट्रेन्स हैं, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं और ये चीज़ 100% वहाँ पे अचीव की गई है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिसेंटली गुजरात ने अचीव किया है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है। अब 24 यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों आपके शामिल हैं। जैसे आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र हो गया, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये आपके ऐसे स्टेट्स एंड यूटीज हैं जहाँ पे 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया जा चुका है। कुछ आपके अदर स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान जहाँ पे 98.57% है, कर्नाटका में 95.95%, तमिलनाडु में 95.66%, गोवा में 91.44% एंड असम में है 85.18%। ठीक है, ये स्टेटस अभी है। हम बात कर लेते हैं कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। तो इंडियन रेलवेज की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड सीईओ करंटली हैं सतीश कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 1853 में की गई थी। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट की। तो पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया में चलाई गई थी वो 1925 में चलाई गई थी और मुंबई से थाने तक ही आपकी चलाई गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्यों आया कि हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहिए रेलवेज का। तो यहाँ पे रीज़न क्या था कि रेल को चलाने में आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो ज़्यादा खर्च हो रहा था। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये चीज़ ये आइडिया लगाया गया कि इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम कर देंगे तो उससे हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो लगभग 15,000 करोड़ का, मतलब जो फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है हमारे इंडियन रेलवेज में, वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मतलब इस कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को आपका फॉलो करने के लिए एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी इंडियन रेलवेज द्वारा। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का नाम था, जिसका करंट हेडक्वार्टर जो है वो आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपका 5 साल का एक प्लान चलाया गया, मतलब एक प्लान बनाया गया 1951 से 1956 का, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि ये इलेक्ट्रीफाई करेंगे 141 किलोमीटर का रेल रूट। ठीक है। तो इस दौरान 141 किलोमीटर का रेल रूट जो है वो आपका इलेक्ट्रीफाई किया गया था। नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस की इंडिया में। तो 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो 21,801 किलोमीटर का जो आपका रूट था उसको इलेक्ट्रीफाई किया गया था। बट आफ्टर 2014 टिल February 2025 यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट डेटा 45,922 किलोमीटर का जो रूट है वो आपका इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। क्लियर है। नाउ टारगेट की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि हमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करना है ऑफ इट्स ब्रॉड गेज नेटवर्क बाय द एंड ऑफ 2026। ठीक है। तो ये इनका टारगेट है। दूसरा टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हमें करना है, मतलब रेलवेज में 2030 तक, एंड जीरो कार्बन एमिशन टारगेट हमारा है 2070 का। क्लियर है। Now next question है, which city ranked first in a category of a more than 10 lakh population in the स्वच्छ शहर अवार्ड्स 2024-2025। तो इनमें से कौन सी सिटी है जो फर्स्ट रैंक पे आपकी रही है किस कैटेगरी में? मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, एंड ये अवार्ड्स हैं आपके स्वच्छ शहर अवार्ड्स। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज अहमदाबाद गुजरात की। जो अहमदाबाद गुजरात जो है ये आपका मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में स्वच्छ शहर अवार्ड इसको दिया गया है 2024-25 के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आपकी है। एक है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज, ठीक है, जिसमें इंदौर ने जो है
मोर देन 10 लाख वाली कैटेगरी में टॉप किया है, फॉलोड बाय सूरत, देन नावी मुंबई एंड विजयवाड़ा। 3 लाख टू 10 लाख की कैटेगरी में नोएडा टॉप पे है, फॉलोड बाय चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन, गांधीनगर, गुंतर। ठीक है, आपकी 5000 से 3 लाख की जो कैटेगरी है पॉपुलेशन की, इसमें न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टॉप किया है, फॉलोड बाय तिरुपति, अंबिकापुर, लोनावला। देन 20,000 से 50,000 की कैटेगरी में वीटा, ससवाद, दियोल अली, प्रवा एंड डूंगरपुर। ठीक है, देन लेस देन 20,000 की जो कैटेगरी है इसमें टॉप किया है पंचगनी, पतन, पनहाला, भीशरामपुर एंड बुधनी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्वच्छ शहर अवार्ड, जो अभी हमने कवर किया था क्वेश्चन में। इसमें मोर देन 10 लाख की कैटेगरी में आपका पॉपुलेशन कैटेगरी में टॉप किया है अहमदाबाद ने, सेकंड रैंक थी भोपाल की, और थर्ड पे आपका है लखनऊ। ठीक है, 3 लाख से 10 लाख के बीच में मीरा, बयंदर, बिलासपुर सेकंड में, और जमशेदपुर थर्ड में। देन 50 लाख से 3 लाख की जो पॉपुलेशन कैटेगरी है, देवास फर्स्ट नंबर पे, खारहट सेकंड पे, करनाल थर्ड पे है। देन 20,000 से 50,000 में पणजी, असाका एंड कुम्हारी। देन लेस देन 20,000 में बिल्हा, चिकिती एंड शहाजगंज। ठीक है, ये आपके टॉप 3 रैंकिंग यहाँ पे बताई गई है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 4 कैटेगरी होती हैं। थर्ड वाली आपकी है स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स। ठीक है, स्पेशल रिकॉग्निशन, इसमें पहला आपका है स्पेशल रिकॉग्निशन जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी को दिया गया है। ठीक है, स्वच्छ महाकुंभ के लिए। बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज है। बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड ये दिया गया है आपका सिकंदराबाद कैंटोनमेंट फ्रॉम तेलंगाना। बेस्ट सवाई मित्रा सुरक्षित शहर विशाखापट्टनम, जबलपुर एंड गोरखपुर। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी है स्टेट लेवल अवार्ड्स प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर। तो इसमें आपके 34 सिटीज की लिस्ट थी, तो वो चीज मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following monuments was recently declared as Monument of National Importance by the Archaeological Survey of India under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958? तो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है? बेसिकली एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट होती है। ठीक है, और इसे डेवलप करने के लिए, इसको डेवलप नहीं, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको सही कंडीशन में करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, उस मॉन्यूमेंट को डिक्लेयर कर देता है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ताकि उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इसे देख पाए। ठीक है, तो रिसेंटली आपका मिजोरम का जो लुंगफू रोपी है, ठीक है, उसको यहाँ पे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये आपका लैंडपुई विलेज जो है मिजोरम का, वहां पे लोकेटेड है, एंड इट इज द सेकेंड मैनहीर। मैनहीर क्या होता है? एंशियंट कार्व्ड स्टोन्स स्ट्रक्चर, जहाँ पे बेसिकली आपने पहले देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा कि जो स्टोन्स पे ना बहुत सारी चीजें बनी होती हैं। ठीक है, तो वहां पे उन्हें मैनहीर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सेकेंड मैनहीर साइट बनी है मिजोरम की, जिसको आपका मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले वांगचिया जो है, इसको भी यहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट, आपका मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई ने जो नए डायरेक्शंस दिए थे आपके रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है जो डायरेक्शन है ये अप्लाई किए जाएंगे आपके कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, बेसिकली जो रेगुलेटेड एंटिटीज आपकी हैं उनमें ये डायरेक्शंस आपके फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है, नो सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इज अलाउड टू इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द कॉर्पस ऑफ एन एआईएफ स्कीम। ठीक है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, इसमें अगर रेगुलेटेड एंटिटीज जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उनको सिर्फ अलाउ किया गया है कि वो मोर देन 10% अमाउंट जो है वो आपका यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ओनली 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टुगेदर कैन इन्वेस्ट अप टू मैक्सिमम 25% इन अ सिंगल एआईएफ स्कीम। तो अगर सारे रेगुलेटेड एंटिटीज एक ही कंपनी में या एक ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, तो 25% से ज़्यादा नहीं लगा सकते।
चौथा स्टेटमेंट आपका कह रहा है इफ a regulated entity invest more than 5% in an AIF that subsequently invest in its borrower then 100% provisioning is required. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका ABC बैंक है, उसने 5% से ज़्यादा, जैसे बेसिकली 6%, या उसने 6 करोड़ जैसे AIF में आपके लगा दिए हैं, ठीक है, और ये AIF जो है फर्दर ऐसे किसी कंपनी में जो है पैसा लगा रहा है जिसने ऑलरेडी उस बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, जैसे उसने 6 करोड़ में से 1 करोड़ उस कंपनी में लगा दिया, तो यहाँ पे जो बैंक है उसको 100% प्रोविजन जो है, मतलब जो 1 करोड़ रुपए है वो एज अ प्रोविजन यहाँ पे अपने पास रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन सबऑर्डिनेट यूनिट्स मस्ट बी कंप्लीटली डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इक्वली फ्रॉम टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है सबऑर्डिनेट यूनिट्स में, तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल दोनों में ही बराबर बांट के करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बाकी 1, 2, 4 एंड 5 आर करेक्ट, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1, 2 एंड 4 एंड 5 आर करेक्ट। फाइन, नाउ डिटेल में इन्हें देख लेते हैं। जो आपका ये जो बेसिकली न्यू गाइडलाइंस हैं या जो नए आपके डायरेक्शंस हैं, ये इफेक्ट में आने चाहिए आपके 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। एप्लीकेबल किस किस में है, आपके कॉमर्शियल बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज में, लोकल एरिया बैंक्स में, ठीक है। तो ये सारे में एप्लीकेबल है ये। नाउ एक एक करके सारे रूल्स देखते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्ट नहीं कर सकती मोर देन 10% ऑफ द टोटल साइज ऑफ एन AIF, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 100 करोड़ का टोटल साइज है, तो उसमें से सिर्फ 10 करोड़ ही यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर एक सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्ट कर रही है AIF में। अगर सारे ही रेगुलेटेड एंटिटीज एक साथ करना चाहती हैं इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस नॉट मोर देन 20%, मतलब 20 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इसमें AIF स्कीम में। फाइन, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, if an regulated entities invest more than 5% in a AIF and that AIF invest in any company that owes money to that bank, the RE must create a 100% provision for the exposure, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था आपका, तो जैसे HDFC बैंक ले लेते हैं या कोई भी XYZ बैंक है जिसने इन्वेस्ट किया है 6 करोड़, ठीक है, मतलब 5% से ज़्यादा, जैसे 100 करोड़ का था तो टोटल साइज, और इसमें से यहाँ पे जैसे 5% से ज़्यादा हमने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे 6 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इन दैट केस, और यहाँ पे 6 करोड़ AIF में इन्वेस्ट किया है और AIF फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है जैसे 2 करोड़ आपके ये ऐसी कंपनीज में जिसने बैंक का पैसा लिया हुआ है या बैंक से पैसा रिसीव किया है, ठीक है। इन दैट केस बैंक को 2 करोड़ यहाँ पे आपके जो है पूरे एज अ प्रोविजन रखने पड़ेंगे, ठीक है, उनको संभालना पड़ेगा ये। फाइन, नेक्स्ट आता है इफ अ रेगुलेटेड एंटिटी इन्वेस्टमेंट इन अ AIF इन अ फॉर्म ऑफ अ सबऑर्डिनेट यूनिट, ठीक है, इन दैट केस जो एंटायर इन्वेस्टमेंट है इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम इट्स कैपिटल फंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका जैसे ABH बैंक है, ठीक है, ABH बैंक ने इन्वेस्ट किया है 20 करोड़ आपके सब कोऑर्डिनेट यूनिट में, ठीक है। इन दैट केस इनको 10 करोड़ आपका टीयर 1 से करना पड़ेगा और 10 करोड़ टीयर 2 कैपिटल से करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ अ बैंक और NBFC हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन अ AIF बिफोर जुलाई 2025 and got RBI approval under the old 2016 master direction, those investment are exempted from these न्यू रूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है आपका जुलाई 2025 से पहले, इन दैट केस आपका इसमें जो है छूट, मतलब यहाँ पे जो ओल्ड डायरेक्शंस थे उनके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है तो अभी वाला इसमें फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यपाल मलिक हु रिसेंटली पास्ड अवे सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट और UT फ्रॉम 2018 टू 2019। तो 2018 से 19 के बीच में सत्यपाल मलिक आपके गवर्नर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। रिसेंटली इनका डेथ हुआ है और इन्होंने एज अ गवर्नर सर्व किया है बिहार, उड़ीसा, गोवा एंड मेघालय में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन, जिसका नाम है Tutos for students preparing for exams like JEE, NEET, CAT।
तो इस टाइप के जो एग्ज़ाम है इनकी प्रिपरेशन करने के लिए रिसेंटली केरला का जो आईआईटी है, आईआईटी पलक्कड़ जो है, इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है, एप्लीकेशन लॉन्च की गई है टूटोस नाम से। और ये जो ऐप है इसे डेवलप किया है रिवन टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, according to the latest World Economic Outlook released by the International Monetary Fund, what is the India's projected GDP growth rate for financial years 2026 and 2027? तो इनमें से यहाँ पे अभी क्या बोला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपका रिलीज किया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बेसिकली ये रिलीज किया था। और इनके अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 की, ये प्रिडिक्ट की गई है 6.4%। ठीक है, कितनी प्रिडिक्ट की गई है? 6.4% ये प्रिडिक्ट की गई है। वहीं पे इस आउटलुक में कैलेंडर ईयर की जो जीडीपी है वो भी मेंशन की गई थी। जैसे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका ग्रो करेगा 6.7% कैलेंडर ईयर 2025 में, और कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 6.4% ये आपका मेंशन किया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि कैलेंडर ईयर 2025 में ये ग्रो करेगी 3% एंड 3.1% इन द कैलेंडर ईयर 2026। ठीक है। ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपकी डिक्लाइन होगी 4.2% कैलेंडर ईयर 2025 में, और कैलेंडर ईयर 2026 में ये आपकी 3.6% रहेगी। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसके एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। मेंबर नेशन 190 एंड इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next is, which country unveiled its most powerful non-nuclear weapon, the Gazette bomb and the NEV-2 Ghost Bunker Buster during the 17th International Defense Industry Fair? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिनके द्वारा ये आपके मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन्स अनवील किए गए हैं? गैजेट बॉम्ब एंड नेप-2 घोस्ट बंकर बस्टर। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टर्की द्वारा इसको अनवील किया गया था। इनका जो इवेंट हुआ था 17th इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर जो इस्तांबुल में आपका हुआ था, वहां पे इसको इन्होंने अनवील किया था। ठीक है। Next question here is, which Indian space tech startup successfully test fired India's first hydrogen oxygen propulsion engine at the Indian Institute of Science, that is IISc Bangalore? तो इनमें से कौन सा आपका स्पेस स्टार्टअप है जिन्होंने ये सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है? तो इट इज डन बाय दी स्टारडोर एरोस्पेस। ठीक है, इट इज स्टारडोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ये टेस्ट आपका सक्सेसफुली करा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन जो है इसे डिजाइन किया गया है टू पावर दी ल्यूकास जो है ये आपका लॉन्च किया जाएगा 2027 में। ठीक है, ल्यूकास आपका नेक्स्ट जनरेशन ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल है जिसको प्लान किया गया है 2027 में इसको जो है लॉन्च किया जाना है। एंड ल्यूकास जो है ये आपका ट्रांसफर पेलोड बेसिकली ट्रांसफर करेगा पेलोड्स को बिटवीन दी ऑर्बिट्स। ठीक है। Next question है, what is the name of a term insurance plan that is launched by the Tata AIA Life Insurance specifically designed to support women and encourage their participation in the insurance sector? तो recently women's के लिए एक प्लान लाया गया है आपका, ठीक है, जिसका नाम है शुभ शक्ति। क्या नाम है? शुभ शक्ति। विमेंस के लिए ये लाया गया है। और इसके फीचर्स की बात करें तो जो प्रीमियम बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा वो 15% लोअर प्रीमियम विमेंस को देना होगा। ठीक है, और 1% एक्स्ट्रा लाइफ टाइम डिस्काउंट यहाँ पे सिंगल मदर्स के लिए यहाँ पे ऑफर किया गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पोस्ट चाइल्ड बर्थ सपोर्ट। यहाँ पे 2 प्रीमियम हॉलीडेज यहाँ पे बेसिकली दी गई हैं विमेंस को। ठीक है, पोस्ट चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, मतलब अप टू 12 मंथ का ये आपका रहेगा। ठीक है, 12 मंथ ईच ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा विमेंस जिनको पीसीओडी है या आईवीएफ है तो उनके लिए यहाँ पे आईवीएफ काउंसलिंग, पीसीओडी सपोर्ट, वेट मैनेजमेंट, ये सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है इस प्लान के थ्रू। ओके। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योर रियल टाइम पोस्टल सॉफ्टवेयर लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? ठीक है, तो रिसेंटली कौन सा आपका सॉफ्टवेयर जो है रियल टाइम पोस्टल सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है आपका इंडियन आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प ने इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो इट इज मेघदूत मिलेनियम। ठीक है, इसका क्या नाम है? मेघदूत मिलेनियम इसका नाम है, और इसे डेवलप किया है सीईपीटी मैसूर ने। ठीक है, ये रियल टाइम ट्रैकिंग एंड सिक्योर कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी कमीशनड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ डिप्लीटेड हैवी वाटर इन अ वापी, गुजरात। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कमीशन किया है इंडिया का पहला प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी अपग्रेडेशन फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ डिप्लीटेड हैवी वाटर? तो आंसर हियर इज इट इज टीमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये पहला प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी आपका कमीशन किया गया है, ठीक है। एंड जो फैसिलिटी है इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इट इज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय दी राजेश वी जो NPCIL से थे एंड KT शिनॉय जो आपके BARC से थे, ठीक है। Now next question is, as per the Organization for Economic Cooperation and Development and the Food and Agriculture Organization Agricultural Outlook 2025-2034, what is the projected distribution of a global cereal production by the year 2034? तो as per this report OECD और FAO के जो आपकी एग्रीकल्चर आउटलुक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है कि सीरियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा कि 40% आपका ह्यूमन कंजप्शन, डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन होगा, 33% एनिमल फीड होगा और 27% आपका यूज किया जाएगा बायोफ्यूल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस में। बेसिकली जैसे 100% आपका जो है प्रोडक्शन होगा, उसमें से 40% ह्यूमन कंजप्शन होगा, ठीक है, जो भी आपका सीरियल का प्रोडक्शन होगा, 33% आपका एनिमल फीड के लिए यूज होगा और 27% बायोफ्यूल्स के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था, दैट इज कि जो बायोफ्यूल की डिमांड है, इट इज प्रोजेक्टेड कि ये आपका 0.9% एनुअली ग्रो करेगी थ्रू योर 2034, ठीक है। अभी 0.6% है, ये 2034 तक 0.9% इंक्रीज आपकी करेगी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया, ब्राजील एंड इंडोनेशिया, दे आर द कंट्रीज जो की ग्रोथ ड्राइवर्स आपकी रहेगी ड्यू टू दी पॉलिसी सपोर्ट एंड एनर्जी गोल्स एंड डिमांड्स। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और फिश प्रोडक्शन की बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2034 तक 14% आपका ग्रो कर जाएगा एंड इट इज ड्रिवन बाय प्रोडक्टिविटी गेन्स इन द मिडिल इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक सेक्टर की बात करें तो मीट, डेयरी एंड एग प्रोडक्शन जो है ये आपका 17% ग्रो करेंगे, वहीं पे ग्लोबल लाइफ स्टॉक इन्वेंट्रीज जो हैं ये आपकी 7% ग्रो करेंगी, ठीक है। सीरियल कंजप्शन की बात करें तो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है ये आपका प्रोडक्शन में 39% आपका कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। एंड चाइना का जो शेयर है वो आपका कम हो जाएगा, अभी 32% है, ये आने वाले टाइम में 13% आपका रह जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, तो OECD जो है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैथियास ह्यूबर्ट पॉल कॉर्मन, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में। FAO की बात करें तो इसके DG हैं क्यूडोंग यू, हेडक्वार्टर रोम इटली में है और 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। Next is in July 2025, India and Kuwait sign a revised MOU to expand their bilateral flying rights. What was the change in the weekly seat quota for each side? तो बेसिकली यहाँ पे एक वीक में कितने पैसेंजर्स की, अगर सीट्स की यहाँ पे बात हो रही है तो सीट्स मतलब पैसेंजर, राइट। तो कितने पैसेंजर्स अलाउड थे कि वो फ्लाई कर सकते हैं कुवैत में? पहले आपका था 12,000, अब इसको बढ़ा के आपका 18,000 कर दिया गया है वीकली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इंक्रीज फ्रॉम 12,000 टू 18,000, मतलब 50% का यहाँ पे जो है आपका 50% से सीट्स जो है बढ़ा दी गई हैं वीकली, ठीक है। कुवैत की यहाँ पे बात हो रही है तो कुवैत एयरवेज जो है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरवेज है, जिसकी 54 फ्लाइट्स आपकी रहती हैं वीक में, ठीक है। नाउ सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन थे? इंडिया की तरफ से समीर कुमार सिन्हा जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, एंड कुवैत की तरफ से शेख हमद अल मुबारक जो प्रेसिडेंट है आपके DGCA ऑफ कुवैत के, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया था। Now next up question है, which of the following telescope was used by the astronomer in July 2025 to observe the formation of a new solar system around the baby star HOPS 315 located 1300 light years away from the earth? तो इनमें से कौन सा टेलीस्कोप है जिसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है फॉर्मेशन आपके न्यू सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो इट इज योर, एक तो है जेम्स वेब टेलीस्कोप और दूसरा आपका है एटाकैमा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे,
ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स recently approved an increased investment limit for NTPC Limited. As per the approval, NTPC can now invest up to how much amount in its green energy subsidiary NTPC Green Energy Limited. तो रिसेंटली बहुत सारे अप्रूवल्स जो हैं वो दिए गए थे हमारे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। उसमें से एक आपका अप्रूवल है कि NTPC लिमिटेड जो है इसको अप्रूवल मिला है कि ये आपका 20,000 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो ये कर सकता है इसकी सब्सिडी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कैप है आपकी NTPC लिमिटेड की, ये इंक्रीज की गई है फ्रॉम 7,500 करोड़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है CCEA ने अलाउ किया है NLC इंडिया लिमिटेड को कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इनकी सब्सिडी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में। ठीक है, और इस चीज़ के लिए इनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट से। फाइन, नाउ यहाँ पे एग्जाम्पशन किया गया है इन दोनों आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम दी 30% नेटवर्थ लिमिट जो इम्पोज की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा फ्रॉम दी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दी CPSC इन सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर इनेबलिंग ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो इन एग्जाम्पशन की वजह से इनको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ में ही ये जो एग्जाम्पशन है इसका मेन एम है डेवलप करना है 10.11 GW RE कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 एंड 32 गीगावाट की बाय 2047। ठीक है, साथ में ही ये हमारा जो यहाँ पे मतलब एग्जाम्पशन है ये सपोर्ट करेगी इंडिया के COP29 टारगेट को 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय द ईयर 2030 एंड नेट जीरो एमिशन बाय द ईयर 2070 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्राइम मिनिस्टर धान्य कृषि योजना को। इसका मेन एम है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको बूस्ट करें, प्रमोट करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एंड सस्टेनेबल फार्मिंग को। इसके लिए टोटल आउटले आपका 24,000 करोड़ पर ईयर का रखा गया है। ड्यूरेशन इसकी 6 साल की आपकी रहेगी। ठीक है, 2025 टिल 2026 से 2031-2032 तक। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ये 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज कर रहा है। ठीक है, एंड 11 डिपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ पे आपके इसमें मतलब जो 36 स्कीम्स जो आपकी थी 11 डिपार्टमेंट्स की वो यहाँ पे मर्ज की गई है। ठीक है, तब जाके स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नाउ अब यहाँ पे कवरेज क्या है कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। किस बेसिस पे सेलेक्ट किए जाएंगे? लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग डेंसिटी एंड लो क्रेडिट डिस्बर्समेंट में। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेस्ड ऑफ ऑन दी नेट क्रॉप्ड एरिया एंड ऑपरेशनल होल्डिंग्स। मिनिमम 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, पर स्टेट और यूटी। फोकस एरिया क्या रहेगा? हमें एनहांस करना है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को। ठीक है, इंप्रूव करना है इरिगेशन फैसिलिटीज को और वी हैव टू इनेबल एक्सेस टू लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे कमिटीज आपकी बनाई जाएंगी। कमिटीज एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल्स विल बी क्रिएटेड। देन प्लानिंग जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति जो है वो फाइनलाइज करेगी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान्स को। ठीक है, गोल क्या है? इट इज अलाइन विद द नेशनल प्रायोरिटीज जैसे आपका वाटर और सॉइल कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट इज नेम द इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम गोलकीपर हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। तो इनमें से कौन सी शख्स हैं जिन्होंने आपका रिसेंटली फुटबॉल से संन्यास लिया है? इनका नाम है अदिति चौहान। ठीक है, ये आपकी हैं अदिति चौहान और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी जिन्होंने प्रोफेशनल क्लब फुटबॉल फ्रॉम यूरोप से जो है खेला था। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद इंडियन आर्मीज क्रॉप of Army Air Defense, that is AAD, for successful trial of आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कोलैबोरेशन से, ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मीज क्रॉप ऑफ आर्मी एयर डिफेंस द्वारा कोलैबोरेशन से सक्सेसफुली जो है टेस्टिंग की गई है, ट्रायल किया गया है आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम का। तो इट इज योर BEL, BDL एंड DRDO। ठीक है,
DRDO, BDL एंड BEL जो है, इन तीनों के कोलैबोरेशन से अलॉन्ग विद योर क्रॉप ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, इन सब के कोलैबोरेशन से ये टेस्टिंग आपकी जो है सक्सेसफुली की गई थी। नाउ इस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसे DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आपका ये है। एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी इसकी है आपकी 4500 मीटर, मतलब अबव 4500 मीटर, एंड रेंज इसका है 25 से 30 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी इस फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म परीक्षा पे चर्चा, जो प्लेटफॉर्म आपका एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें एग्जाम टाइम पे टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स जो है डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसे रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसका अवार्ड दिया है फॉर अचीविंग हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन ऑन अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन अ सिंगल मंथ। इस प्लेटफॉर्म पे सिंगल मंथ में हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं, और ये रजिस्ट्रेशन आपके 8th एडिशन के लिए हुए थे। ठीक है, एंड कितना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे था, कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, तो 3.53 करोड़ लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, और ये इनिशिएटिव है आपका मतलब ये जो इनिशिएटिव है इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद माईगव। ठीक है, now next is what is the shareholding structure of a newly rebranded insurance joint venture Generali Central between Generali Group and Central Bank of India। तो recently नया joint venture आपका basically हुआ है Central Bank of India का और Generali Group का, जिसे Generali Central नाम दिया गया है। और इसमें अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो CBI के पास आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 26% के शेयर हैं, वेरस 74% के शेयर आपके हैं जनरली ग्रुप के पास। ओके, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपके जॉइंट वेंचर हुए हैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस का नाम यहाँ पे जो है आपका नया जॉइंट वेंचर का नाम क्या रखा गया है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस, इट इज जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वेरस दूसरा आपका है फॉर जनरल इंश्योरेंस जनरल सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये नाम इसका रखा गया है। ओके, next is in July 2025 Reserve Bank of India reported that RBI digital payment index rose to 10.7% from 445.50 in March 2024. What was the updated RBI DPI value in March 2025? तो as of March 2025 जो आपकी DPI वैल्यू है ये हो गई है 493.22%। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ आरबीआई एक और चीज जो नोट करने वाली है, यहाँ पे कभी कभी बेस ईयर जो है पूछ लिया जाता है, तो बेस ईयर आपका डीपीआई इंडेक्स का क्या है, इट इज 2018। ठीक है, बेस ईयर है ये। नेक्स्ट इज पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली फ्लैग ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट अजनी टू पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ट्रेन एंड इट्स ट्रैवल ड्यूरेशन। तो यहाँ पे अजनी जो है ये नागपुर की जगह आपकी है, नागपुर में लोकेटेड है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। एंड अजनी से पुणे जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहां तक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है मतलब इसका रूट जो है वो आपका रहेगा। एंड ये लॉन्गेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी है अजनी टू पुणे, और इसका जो आपका डिस्टेंस है वो है 881 किलोमीटर्स का, और ये आपका 12 घंटे लेगा इसे कवर करने में। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन, नाउ इसी के साथ यहाँ पे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम बेंगलुरु टू बेलगावी। ठीक है, एंड माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर की जो आपकी वंदे भारत है वो यहाँ पे आपकी जो है इनॉग्रेट की गई थी। ठीक है, इसके साथ पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 184 न्यूली कंस्ट्रक्टेड टाइप 7 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एट दी बाबा करक सिंह मार्ग जो न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज बीएसएनएल जो है इसने 4 कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है। इट साइंड एमओयू विद 4 ग्लोबल टेक कंपनीज प्रमोट करने के लिए 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डिजिटल स्किल्स को। नाउ क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज कंपनी। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी एक कंपनी है जिसके साथ एमओयू साइन नहीं हुआ है। तो इट इज योर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी जो आपकी कंपनीज है जैसे एरिक्सन इंडिया हो गया, ठीक है, क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, सिस्को सिस्टम, नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के साथ अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है।
ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है, इस प्रोग्राम के तहत ट्रेन किए जाएंगे 2000 स्टूडेंट्स एनुअली विद अ फेज 1 इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं BSNL की। इसके कारण MD आपके हैं A रॉबर्ट जेरार्ड रवि, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और स्टे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2000। फाइन। अब बात करते हैं 4 MOU यहाँ पे साइन हुए हैं, किस किस चीज के लिए हुए हैं वो भी देखेंगे। तो एरिक्सन इंडिया की बात करेंगे पहले। यहाँ पे एरिक्सन इंडिया जो है ये स्टैब्लिश करेगी एरिक्सन 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। साथ में ही ये हैंड्स ऑन 5G ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करेंगे एरिक्सन एजुकेट प्रोग्राम के तहत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी जो है ये सेटअप करेगी क्वालकॉम इंस्टीट्यूट एट दिस इंस्टीट्यूट भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसका फोकस किस में रहेगा? 5G AI ट्रेनिंग में फॉर स्टूडेंट्स एंड BSNL ट्रेनर्स एंड गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्को सिस्टम का, ये यूटिलाइज करेगा सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी प्रोग्राम का, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इम्प्रूव कराएगा स्किल्स इन नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट आती है बात नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो इसका काम रहेगा ये सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, ठीक है, एंड AI मशीन लर्निंग लैब का एट दिस इंस्टीट्यूशन। ओके, साथ में ही ये ट्रेन करेगा 300 स्टूडेंट्स को एनुअली इन 5G रेडियो कोर नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग और AI में, ठीक है, AI एप्लीकेशंस में। Now next question है the Ministry of Defence signed an MOU with which organization to set up a testing facility under the Defence Testing Infrastructure Scheme in Tamil Nadu। तो recently Ministry of Defence ने साइन किया है MOU किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? सेटअप करने के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ठीक है। इसके तहत आपका जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में और इसके लिए कोलैबोरेशन किया है TIDCO के साथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंडिंग की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75% यहाँ पे फंडिंग देगी, वेयरएज 25% आपका स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है इनको लीड किया जाएगा माइक्रो लैब लिमिटेड द्वारा अलॉन्ग विद TIDCO। फिर इसमें BEML, HAL, वेदस स्वरण इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड भी आपका शामिल होगा, ठीक है। इसके साथ नोट करना है इन मई 2020 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया था आपका डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को और टोटल बजट इसका आपका 400 करोड़ का दिया गया था और इसके तहत यहाँ पे मतलब अभी तक जो है 400 करोड़ का जो बजट था ये तो क्लियर हुआ। नाउ अभी तक नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किए हैं 60 टेस्टिंग फैसिलिटीज के एस्टैब्लिशमेंट अंडर द स्कीम और 4 इनमें से तमिलनाडु में है और 3 आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूलिया सेवरीडेनको वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो रिसेंटली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यूलिया सेवरीडेनको जो है इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर यूक्रेन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली यहाँ के जो PM थे इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था जिनका नाम था डेनिस शेम्याल, ठीक है। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था और इन्हें अब दूसरी पोस्ट जो है दी गई है विच इज अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो पहले थे रुस्तम उमेरोव, इनको जो है यूक्रेन का एम्बेसडर टू USA अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आपका शफलिंग बेसिकली हुई है, ठीक है। अब यूलिया सेवरीडेनको जो है ये सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूक्रेन की और इनसे पहले यूलिया टामोशेन्को जो है पहली प्रधानमंत्री बनी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी थी, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं यूलिया सेवरीडेनको की। Now next आपको क्वेश्चन है which bank has been adjudged as a world's best consumer bank for 2025 by the Global Finance Magazine? तो इनमें से कौन सा आपका इंडिया का बैंक है जिसको ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा सेलेक्ट किया गया है एज अ वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025? तो आंसर हियर इज इट इज SBI, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 का अवार्ड मिलना है, ठीक है। ये जो आपका इवेंट होगा ये आपका IMF वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग आपकी होगी वॉशिंगटन DC USA पे
ठीक है। और कब ये आपका होगा? 18 अक्टूबर 2025 को, जहाँ पे SBI के जो चेयरमैन है CS शेट्टी जी, इनको ये अवार्ड आपका प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा अदर विनर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक आपका है फ्रांस का सोसाइटी जनरल। ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक है BBVA फ्रॉम स्पेन। वर्ल्ड्स बेस्ट इमर्जिंग मार्केट बैंक JP Morgan फ्रॉम USA। वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रंटियर मार्केट बैंक, it is society journal from France again. Then world's best sub custodian bank CIBC Mellon from Canada. Next question है, who emerged as the highest paid banker in India in the financial year 2025 with a total salary of 12.08 crore according to the bank's annual report. तो बैंक ने एक अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली थी जिसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट पेड बैंकर इंडिया के आपके हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, जो करंटली सर्व कर रहे हैं HDFC बैंक के MD एंड CEO। ठीक है। नाउ HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, 1994 में स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फाइन। इसी के साथ जो आपके शशिधर जगदीशन है, ये सेकेंड हाईएस्ट पेड चीफ बने हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में। इनसे पहले अशोक वासवानी जो MD एंड CEO हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, वो आपके फर्स्ट हाईएस्ट पेड बैंक चीफ बने हैं। ठीक है। इसके अलावा अदर हाईएस्ट पेड बैंकर्स आपके कौन कौन से हैं? अशोक वासवानी अभी हमने पढ़े। इसके बाद आपके अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD एंड CEO, V वैद्यनाथन IDFC बैंक के आपके IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO, संदीप बख्शी ICICI बैंक के आपके MD एंड CEO। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन launch the skill training and women entrepreneurship development project under the प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। ठीक है। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन है जहां पे इस स्किल ट्रेनिंग एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था? तो इट वाज लॉन्च इन दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोट्टयम, दैट इज IIIT कोट्टयम में ये लॉन्च किया गया था। अब इस इवेंट के तहत एक MOU भी यहाँ पे साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड IIT कोट्टयम के बीच में, जिसके तहत यहाँ पे 450 कैंडिडेट्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाएगा एंड दे विल बिलोंग फ्रॉम दी माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक है। इनको ट्रेन किया जाएगा एट दी IIIT कोट्टयम। और इसी के साथ यहाँ पे और क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कि 150 यूथ को ट्रेन किया जाएगा इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 300 women टू बी ट्रेन इन द लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। साथ में ही जो हमारी मिनिस्ट्री है ये सारा जो ऑल ट्रेनिंग कॉस्ट होगी वो कवर करेगी और IIIT कोट्टयम जो है ये इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट इज, which institution announced the establishment of India's first AI plus campus in अमरावती आंध्र प्रदेश? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने अनाउंस किया है कि ये एस्टैब्लिश करेंगे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कैंपस? कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो इट इज योर बिट्स पिलानी। ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर A, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो है जो आपका राजस्थान में है। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि ये AI कैंपस आपका बनाएंगे अमरावती इन दी आंध्र प्रदेश। ठीक है। नाउ अब जो कैंपस है इसे स्टैब्लिश किया जाएगा विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर ₹1000 करोड़ और ये आपका बन के तैयार होगा इन दी पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है। 2 फेजेस में ये आपका डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट फेज सपोर्ट करेगा 3000 स्टूडेंट्स को एंड इट विल फोकस ऑन कोर एकेडमिक्स एंड स्टूडेंट लाइफ। नेक्स्ट आपका है सेकेंड फेज जिसमें स्केल कैपेसिटी आपकी हो जाएगी टू दी ओवर 7000। ठीक है। अब इसी के साथ एक और पॉइंट है कि जो प्रोजेक्ट विस्तार है वो यहाँ पे आपका 1219 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे इसमें खर्च करने वाला है, हेल्प करने के लिए आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कैंपस जो है बेसिकली आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का इसको एक्सपैंड करने के लिए कौन कौन सी जगह पे? पिलानी, राजस्थान, गोवा एंड हैदराबाद कैंपस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन और अ डिपार्टमेंट साइन अ MOU विद एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, दैट इज AMFI, टू स्ट्रीमलाइन KYC वेरिफिकेशन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने इस MOU को साइन किया है? किसके साथ?
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के साथ, ताकि केवाईसी वेरिफिकेशन को स्ट्रीमलाइन किया जा सके फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। तो इट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा इस एमओयू को साइन किया गया है। इस एमओयू के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये केवाईसी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट कलेक्शन की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो मनीषा बंसल बादल जो जीएम है बिजनेस डेवलपमेंट से अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एंड वीएन चालासानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है एएमएफआई के, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, that is D.Y. Chandrachud, whose debut book Why the Constitution Matters is scheduled for release in August 2025, served as the Dash Chief Justice of India before retiring in November 2024. तो D.Y. चंद्रचूड़ जो हैं, जो हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनकी जो डेब्यू बुक है वो आने वाली है बाय द एंड ऑफ अगस्त, ये आपकी रिलीज कर दी जाएगी। इसका नाम क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, एंड पब्लिशिंग एजेंसी इसकी है आपकी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ अ बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव एंड रिलेटेड अनाउंसमेंट्स बाय द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है जो सेकेंड एडिशन था आपका बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का, इसकी थीम थी नेविगेटिंग द फ्यूचर ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप, एंड इट वॉज हेल्ड इन दी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और जिसे इनॉग्रेट किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ड्यूरिंग द इवेंट इट वॉज अनाउंस दैट बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कैंपस कोची केरला में। नेक्स्ट है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया है वेरियस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव worth over rupees 276 crore which includes foundation stones for 6 port infrastructure जिसकी कॉस्ट आपकी 116 करोड़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका है करेक्ट है। तो आंसर हियर इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 3 आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और स्टेटमेंट जो सेकंड है इसमें करेक्शन क्या है कि जो आपका बिम्स्टेक सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर है ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र के मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की कि आपके 116 करोड़ की लागत के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जिसमें AB RAM जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट किया जाएगा विद इन अ पोर्ट एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ 33.49 करोड़। ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए कार्गो हैंडलिंग को। देन नेक्स्ट है आपका फिंगर जेटी एंड वार्फ जो है ये डेवलप किए जाएंगे इन दी फिशिंग हार्बर विद अ कॉस्ट ऑफ 32.61 करोड़। देन नेक्स्ट है 2 एडिशनल ब्रेस्टिंग डॉल्फिन जो है वो आपका स्टैब्लिश किया जाएगा ऑफशोर टैंकर टर्मिनल में, और इसकी कॉस्ट रहेगी 20.87 करोड़ की। एडिशनल रैम्प जो है ये लिंक किया जाएगा अंबेडकर सेंटरी फ्लाईओवर में। ठीक है, टू दी L17 कॉरिडोर। देन एक पब्लिक प्रोमेनेड जो है वो आपका यहाँ पे डेवलप किया जाएगा नियर दी क्रूज टर्मिनल विद अ कॉस्ट ऑफ 15.90 करोड़, ताकि क्रूज टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा टॉयलेट ब्लॉक्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे 15 लोकेशन में अक्रॉस पोर्ट एरिया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5.50 करोड़। इसके अलावा डिजिटली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स यहाँ पे जो है किए जाने हैं, और इसके लिए टोटल लागत आपकी दी गई है 159.96 करोड़ की। इसमें से पहला है ऑयल रिफाइनरी बर्थ 2 जो है ये कमीशन किया जाएगा विद अ बजट ऑफ 42 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांस फायर फाइटिंग फैसिलिटीज आपकी इंस्टॉल की जाएंगी OSTT बर्थ में, कॉस्टिंग 27 करोड़। ऐसे ही आपका एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड गेट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा 15 करोड़ की लागत से। फिर आपका एक वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा 15.83 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी efficient technologies in industries and establishment scheme launched by the Union Minister मनोहर लाल खट्टर। तो रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है
जिसका नाम है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, इसी स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे आपके पॉइंट्स है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो स्कीम है इसका बजट कितना है 1000 करोड़ का। ये जॉइंटली इंप्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो स्कीम है इसका मेन एम क्या है कि हम प्रमोट करें अडॉप्शन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज का इन योर एमएसएमईज। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर में, एंड ये इंप्लीमेंट की जाएगी आपके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक। और कौन इसे इंप्लीमेंट करेगा, बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इस स्कीम के तहत एमएसएमई जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं इनको 50% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, वाइल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होंगी इनको 3% सबवेंशन मिलेगा ऑन लोन्स फॉर अडॉप्टिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट स्टेटमेंट सेज जो फर्स्ट फेज है आपका, ठीक है, फर्स्ट फेज में जो इंप्लीमेंट किए जाएगी इसमें 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आपके इंप्लीमेंट किए जाएंगे अक्रॉस 14 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स, जिसमें लेदर, क्रैमिक, आपका सेरेमिक, फूड प्रोसेसिंग एंड स्टील री रोलिंग जो है इंक्लूडेड है। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है साइड में ये स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हेयर इज कि आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब फर्स्ट वाले में करेक्शन क्या है कि जो ये आपकी स्कीम है इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर अकेले ही इंप्लीमेंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने फेज 1 की बात करी थी कि इसमें 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो हैं वो आपके इंप्लीमेंट किए जाएंगे, और फेज 2 में एडिशनल यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपेंशन किया जाएगा टू दी एडिशनल 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का। ठीक है, अब बीई की बात की थी हमने कि जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें। इसके डीजी हैं आपके अभय बकरे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसे 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। Next is in July 2025, which former Indian cricketer was appointed as a co-owner and brand ambassador of a Indian Golf Premier League, India's first city-based franchise golf league। तो आपका रिसेंटली जो युवराज सिंह है, ठीक है, वो अपॉइंट किए गए हैं एज अ को-ओनर एंड ब्रांड एम्बेसडर इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग जो है ये आपका 4 वीक का होगा, जनवरी से फरवरी 2026 तक ये आपका चलेगा। इसमें 6 टीमें आपकी होंगी, कौन कौन सी सिटीज से, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, इन सिटी से 6 टीमें बनेंगी, जिसमें आपका 10 मेल एंड फीमेल प्रोफेशनल गोल्फर्स यहाँ पे आपकी टीम में रहेंगे। इसी के साथ ही आपका जो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है इंडियन गोल्फ यूनियन के साथ एंड पार्टनरशिप की है विद दी विमेंस गोल्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, प्रमोट करने के लिए आपका जेंडर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय नाबार्ड ऑन इट्स 44th फाउंडेशन डे to establish a dedicated internal grievance readdressal system for a rural corporative banks। तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव है जो नाबार्ड ने लॉन्च किया था इनके 44th फाउंडेशन डे पे। ठीक है, जो एक आपका ग्रीवियंस रिएड्रेसल सिस्टम है, तो इसका नाम आपका है निवारण। ठीक है, क्या नाम है इस इनिशिएटिव का, निवारण, जिसे नाबार्ड ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इसके अलावा इनके फाउंडेशन डे पे इन्होंने सब ऑफिस भी इनका लॉन्च किया था नाबार्ड का लेह यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, लेह लद्दाख में, एंड इन्होंने नाबार्ड का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च किया था। इसके साथ यहाँ पे इन्होंने रूरल टेक को लैब करके एक इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, विच इज अ ओपन डिजिटल इनोवेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स एंड टेक डेवलपर्स जो हैं ये को क्रिएट करेंगे एंड स्केल करेंगे रूरल सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज को, और इनका फोकस रहेगा एग्रीकल्चर की फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट में एंड रूरल फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, नाउ नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, इनका नाम है केवी शाह जी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1982 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सिवारमन कमेटी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कमेटी के ऊपर भी बन जाता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच ताइवानीज कंपनी कॉमर्शियल बैंक प्रपोज टू स्टैब्लिश अ IFSC बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी गुजरात। तो इनमें से कौन सा ताइवानीज कॉमर्शियल बैंक है जिसने रिसेंटली यहाँ पे क्या बोला है, प्रपोज किया है टू स्टैब्लिश अ IFSC बैंकिंग यूनिट एट द गिफ्ट सिटी गुजरात। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका ताइवान का सेकेंड कॉमर्शियल बैंक है, CTBC बैंक, जिसने इस यूनिट को स्टैब्लिश करने की बात कही है। इससे पहले ऑलरेडी आपका जो ताइपी फ्यूबॉन कॉमर्शियल बैंक है, इसने अपना यूनिट स्टैब्लिश की पहले ही कर लिया है। ठीक है, नाउ अब एक और चीज़, IBU क्या है, आपका IFSC बैंकिंग यूनिट हम पढ़ रहे हैं कि ये स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली एक ब्रांच होती है डोमेस्टिक या फॉरेन बैंक की, ठीक है, जो आपकी गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश की जाती है और ये आपकी जो है डील करती है फॉरेन करेंसीज में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि पहला कौन सा बैंक था इंडिया का जिसने IBU जो है IBU यूनिट सेटअप की थी या स्टैब्लिश की थी आपकी इन द ईयर 2015। तो सबसे पहला बैंक आपका बना था यस बैंक, जिसने अपना IBU यूनिट स्टैब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 हाउ मेनी टोटल इंडियन बैंक्स बिकम द पार्ट ऑफ अ UPI पे नाउ पेमेंट लिंकेज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ 30 न्यू बैंक्स बाय NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो रिसेंटली आपका NIPL जो है, इन्होंने अनाउंस किया है कि 13 नए बैंक्स जो हैं वो आपके ऐड किए गए हैं। ठीक है, वो पार्ट बने हैं आपका UPI पे नाउ पेमेंट लिंकेज का। UPI तो हमें पता है, UPI इंडिया का आपका क्या है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ऐसा ही पे नाउ जो है सिंगापुर का है और इन दोनों का लिंकेज यहाँ पे किया गया है ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया वो की जा सके। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दोनों ही मतलब UPI और पे नाउ ने अपना लिंक किया है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे कुछ ही बैंक ऐसे थे जो इसमें लिंक किए गए थे, अब 13 और नए बैंक लिंक किए गए हैं। इसी के साथ टोटल जो नंबर हो गया आपका वो है 19। ठीक है, 19 बैंक अब यहाँ पे लिंक किए जा चुके हैं। ठीक है, UPI पे नाउ जो है ये लॉन्च किया गया था आपका, ये बेसिकली जॉइंट इनिशिएटिव है RBI का और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का। मतलब जैसे इंडिया का RBI बैंक है, ऐसे ही वहाँ पे आपका रेगुलेटरी बॉडी है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जिन दोनों के जॉइंट इनिशिएटिव जो है, जॉइंट इनिशिएटिव से UPI पे नाउ सर्विस आपकी लॉन्च की गई थी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन से 13 बैंक नए यहाँ पे इंटीग्रेट किए गए हैं। इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, करूर व्यास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक एंड यूको बैंक। ठीक है, ये 13 बैंकों को यहाँ पे ऐड किया गया है और प्रीवियसली लिंक बैंक कौन से हैं, एक्सिस बैंक, DBS बैंक, ठीक है, DBS बैंक इंडिया, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइन, टोटल 19 आपके बैंक हो गए हैं जो लिंक्ड हुए हैं। अब NIPL की बात करें, इसके MD CEO हैं रितेश शुक्ला, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और 2020 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 the RBI issued new guidelines regarding the voluntary pledge of gold and silver as a collateral for loans under the agriculture and MSME sector. Which of the following statement is incorrect? तो रिसेंटली RBI ने क्या बोला है, RBI ने ये बोला है कि जो कोलेटरल फ्री लोन होता है आपका एग्रीकल्चर के लिए और MSMEs के लिए, तो वहाँ पे वॉलंटरीली गोल्ड एंड सिल्वर को एज अ हम कोलेटरल वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गाइडलाइंस आपकी आई थी। तो उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं और यहाँ पे जो लोन टू वैल्यू है इसके बारे में भी पूरी डिटेल दी गई थी कि ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक एक करके पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि बैंक कैन सैंक्शन लोन्स अंडर दी कोलेटरल फ्री लिमिट इवन इफ द बोरोवर वॉलंटरी प्लेज गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द रिवाइज गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस tiered loan to value caps for loans secured against gold and silver. Next is for loans up to 2.5 lakhs secured by the gold or silver, the LTV is capped at 85%. Next है for loans between 2.5 lakh and rupees 5 lakh, the maximum permissible LTV ये आपका 90% होगा। Then
जो ये डायरेक्शंस हैं ये किन किन पे अप्लाई होंगे? एससीबी में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में, आरआरबीज में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट इज ऑप्शन नंबर डी। दैट इज कि जो लोन है आपका बिटवीन रेंज क्या है 2.5 लाख से ₹5 लाख तक की, इसमें जो एलटीवी आपका होगा, जो लोन टू वैल्यू जो होगा वो आपका 90% नहीं है, वो आपका 80% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस साइंटिस्ट टीम was awarded the राष्ट्रीय कृषि विज्ञान पुरस्कार 2025 under the category innovation and technology in agriculture and allied sciences for developing soil moisture indicator। तो रिसेंटली आपकी ICAR की एक टीम है जिसने सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर बनाया है, जिससे जो फार्मर हैं वो इजीली अपनी फसल का सॉइल मॉइस्चर जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो डिवाइस है वो आपका 2000 तक का मतलब इसकी लागत है। ठीक है, मतलब इतने का ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर वाला। एंड यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा इसको बनाया गया है? तो इट इज ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। 5 मेंबर साइंटिस्ट टीम कौन कौन सी है? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है आपके? डॉक्टर के हरी, डॉक्टर डी पुथीरा प्रताप, डॉक्टर पी मुरली, डॉक्टर ए रामेश सुंदर एंड डॉक्टर बी सिंगारा वेलू। ये 5 जनों की ये टीम थी आपकी साइंटिस्ट की। ठीक है। एंड ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग द 97th फाउंडेशन डे ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अलायंस यूरोप BV टू फॉर्म अ 50/50 डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी इंडियन कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया था अलायंस यूरोप BV के साथ 50/50 जॉइंट वेंचर के लिए, डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर के लिए इंडिया में? तो इट इज योर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, जो आपका जियो का सब्सिडरी है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सब्सिडरी है बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे अलायंस यूरोप के साथ आपका पार्टनरशिप किया है। नाउ नेक्स्ट इज which company received SEBI approval to launch its small and medium real estate investment trust, that is SMREIT। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है? इट इज योर औरम प्रॉपटेक लिमिटेड, जिसको सेबी का अप्रूवल मिला है ताकि ये लॉन्च कर सके इनका स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसका नाम इन्होंने रखा है SMREIT इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ अ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो क्या करेगी? जो ओवरसी करेगी ITI अपग्रेडेशन स्कीम के काम को एंड द क्रिएशन ऑफ अ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो इनकी प्रोग्रेस बेसिकली देखेगी और इसके हेड बनाए गए हैं आपके रजीत पुनहानी। क्या नाम है इनका? रजीत पुनहानी को इस कमेटी का हेड बनाया गया है, जो ओवरसी करेंगे ITI अपग्रेडेशन स्कीम को और आपके 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। ठीक है। ITI अपग्रेडेशन स्कीम की बात करें तो इस टोटल फाइनेंशियल आउटले इसका है आपका 60,000 करोड़ का, 5 साल के लिए आपकी लाई गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगा रहा है। ठीक है, 60,000 में से 30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड विच विल बी इक्वली को फाइनेंस बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे 20,000 का अमाउंट जो है वो पे करेगा, 20,000 करोड़ का, एंड रिमेनिंग 10 करोड़ आपके लिए जाएंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से। ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो 5 आपके नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस हैं, ये कहाँ कहाँ पे आपके बनाए जाएंगे? भुवनेश्वर उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, हैदराबाद तेलंगाना में, कानपुर उत्तर प्रदेश एंड लुधियाना पंजाब। ठीक है। नाउ अब इस कमेटी की बात करें तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के हेड हमने पढ़े राजीत पुनहानी हैं, जो सेक्रेटरी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है। इस कमेटी में आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से। अब इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आपके शामिल हैं बजाज ऑटो लिमिटेड से, ITC लिमिटेड से, HAL से एंड हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद अ Jay Vakil Foundation to implement structured and uniform education for children and intellectual disabilities in India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है? जय वकील
फाउंडेशन के साथ, ताकि ये इम्प्लीमेंट करें स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिफॉर्म एजुकेशन, किसके लिए? चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो है इनके साथ ये MOU साइन हुआ है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर BV राम कुमार, हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद तेलंगाना में, स्टैब्लिश इसे किया गया था 1984 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट, जिसका नाम है एरिस, was launched but failed to achieve orbit and crashed 14 seconds after liftoff. Which organization built the rocket? तो एरस रॉकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था, बट इसको डेवलप किसने किया है? गिलमोर स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो लिफ्ट ऑफ करने के 14 सेकंड बाद ही आपका क्रैश हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज गरुड़ा एरोस्पेस न्यू एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट कमलेश पासवान? तो रिसेंटली आपके चेन्नई तमिलनाडु में इनॉग्रेट की गई है एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी। ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस की एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी आपकी इनॉग्रेट की गई है कमलेश पासवान द्वारा। ठीक है, और चेन्नई के भी कौन सी जगह में की गई है? आपकी थालमपुर जगह में की गई है। ठीक है, अब ये एग्री ड्रोन फैसिलिटी जो है ये फैली हुई है आपकी 3500 स्क्वायर फीट में। इसी के साथ ये जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया था 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड फ्लैग ऑफ किया था DGCA का ट्रेन एंड ट्रेनर प्रोग्राम को ऑफ अ गरुड़ा एरोस्पेस। इसी के साथ एक एम है आपका गरुड़ा एरोस्पेस का कि इनको 1 लाख ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करने हैं 2026 तक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के करंट CEO हैं आपके अग्निश्वर जयप्रकाश, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और 2015 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च दी 2 वेब प्लेटफॉर्म्स। पहला आपका है नो योर डिजिपिन एंड दूसरा है नो योर पिन कोड। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपके हैं इनका मेन एम क्या है कि हमारा जो डिलीवरी है, ठीक है, पोस्टल डिलीवरी जो है उसको इम्प्रूव करें, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव हम कर पाएं। ठीक है, उसे अच्छा कर पाएं और इंडिया के एड्रेसिंग सिस्टम को हम मॉडर्नाइज कर पाएं। उसके लिए 2 यहाँ पे वेब प्लेटफॉर्म आपके लॉन्च किए गए हैं, नो योर डिजिपिन और नो योर पिन कोड। ठीक है, अब क्वेश्चन हियर इज व्हाट डज डिजिपिन स्टैंड्स फॉर? डिजिपिन जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये पिन का फुल फॉर्म होता है और DIG का मतलब है डिजिटल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डिजिपिन। अब डिजिपिन जो है ये ओपन सोर्स है, आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इंटरऑपरेबल है, जियो कोडेड है। जियो कोडेड मतलब जियो कोड क्या होता है कि ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन आपकी फाइंड आउट करता है। ठीक है, कहाँ से? आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट से। ठीक है, ये आपका ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब डेवलप किसने किया है इसे? IIT हैदराबाद ने अलॉन्ग विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट इज नो योर पिन कोड। अब यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है मॉडर्नाइज करने के लिए 6 डिजिट पिन कोड को। ठीक है, अब इसमें क्या सुविधा दी गई है कि आप जो है फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका जो पिन कोड है वो मतलब उस पिन कोड पे एग्जैक्ट आपकी डिलीवरी नहीं आ रही है या उससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप अपना यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। इस फीडबैक से जो पोस्टल डिलीवरी है उससे करने में मतलब पोस्टल डिलीवरी को करने में आसानी होगी। मतलब कोई पार्सल अगर आपको टाइमली नहीं पहुंचता है बिकॉज ऑफ योर पिन कोड, तो उसके जानकारी, उसके रिलेटेड जो भी आपके चीज़ें हैं वो आप इंफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और उस पर फर्दर जो है आपका एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये आपका जो नो योर पिन कोड है ये it enables user to find the correct pin code using your real time GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से यहाँ पे जो आपका एग्जैक्ट पिन कोड है वो फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद सेबी लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ निवेशक शिविर इन पुणे महाराष्ट्र? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने
सेबी के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया था निवेशक शिविर। ठीक है, ये आपका एक इनिशिएटिव है जिसमें इन्वेस्टर्स की हेल्प की जाती है उनके जो अनक्लेम शेयर एंड डिविडेंड्स है उनको रिक्लेम करने के लिए। ठीक है, अब सेबी के साथ कोलैबोरेट यहाँ पे किया गया था IEPFA द्वारा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी वाला इस इनिशिएटिव के लिए, इस निवेशक शिविर के लिए, जो पुणे महाराष्ट्र में आपका हुआ था। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। IEPFA को स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। करंट CEO है इसके अनीता शाह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सेबी की बात करें 1992 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे एंड हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, वेयर डिड द 17th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है ये इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच में होती है। ठीक है, इस बार 17th एडिशन था और ये मंगोलिया के उलानबतर में आपका हुआ था। ठीक है, ये मई के महीने में आपका स्टार्ट हुआ था एंड इट एंड्स ऑन दी 13th जून 2025 में ये आपकी खत्म हुई थी। मई से 13 जून तक ये चली थी। ठीक है, इसकी शुरुआत आपके 2004 में की गई थी, मतलब पहला एडिशन जो था वो आपका 2004 में हुआ था। और वापस क्वेश्चन में अगर हम आए तो 2025 का जो एडिशन था इसमें इंडियन आर्मी की अरुणाचल स्काउट ने पार्टिसिपेट किया था और दूसरी तरफ से मंगोलियन आर्मी यहाँ पे आपकी शामिल थी 150 यूनिट की। ठीक है, नाउ प्रीवियस एडिशन की बात करें तो ये आपका कहाँ पे हुआ था, उमरोई मेघालय में आपका हुआ था इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट द 47th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड इन द जुलाई 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइट्स वाज इंस्क्राइब्ड एज अ 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो रिसेंटली अभी आपकी टोटल मतलब पूरे वर्ल्ड में 26 साइट्स ऐड की गई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया की एक साइट जो है वो भी आपकी जोड़ी गई है विच इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आपका ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे आपका जो है 12 हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं। ठीक है, 11 आपका वैसे महाराष्ट्र में है एंड एक आपका जो साइट है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस साइट को आपका जो है इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, इंडिया से अब टोटल 26 साइट हैं जिसमें से 21 आपकी कल्चरल साइट है, 4 आपकी जो है नेचुरल साइट है और एक मिक्स साइट है। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये आपकी 1248 हो गई हैं एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस 170 कंट्रीज। नाउ यहाँ पे आप जो है वीडियो पॉज करके सारी साइट्स देख सकते हैं। मैंने टोटल यहाँ पे 26 साइट्स जो है वो ऐड कर दी हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपके कवर कर लेते हैं। साथ में एक नोट है कि जो 48 सेशन आपका होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, आपका बुसन रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया में आपका होगा जो नेक्स्ट सेशन आपका होगा। ठीक है, यूनेस्को की बात करें इसके प्रेसिडेंट हैं एंड्रयू ऑस्ले, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट इज which Indian institution signed an MOU with a grid controller of India Limited to help strengthen Tanzania's electric grid infrastructure। तो इनमें से कौन सा हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ जिसने एक MOU साइन किया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि तंजानिया का जो इलेक्ट्रिक ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जा सके, उसे और एनहांस किया जा सके। तो आंसर हियर इज इट इज IIT मद्रास। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब सेक्रेटरीज की बात करें तो IIT मद्रास से प्रोफेसर मनु संथानाम जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था एंड सूरजीत बैनर्जी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्रिड इंडिया के, इनकी तरफ से ये MOU साइन हुआ था। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।